और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ 14 विधायक और मंत्री के शामिल होने की खबर है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी छोड़ने वालों में बड़ी संख्या में ओबीसी विधायक की है। गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ बीजेपी के बागी एमएलए भी मिले। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी को 2017 से पहले वाले आंकड़े पर ले जाएंगे। की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। आगामी चुनाव में मौर्य कद का कितना असर दिखेगा, इस पर सबकी नजर होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि गैर यादव ओबीसी नेता की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। मौर्य की पूरे उत्तर प्रदेश में पकड़ मानी जाती है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी बीजेपी से सांसद है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ है। अब मौर्य का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है। वहीं यूपी में मंत्री पद छोड़ने वाले मंत्रियों की संख्या 3 हो गई है। यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की है। और इससे पहले मंगलवार को यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बुधवार को वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। इन दोनों नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। और हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। और उत्तर प्रदेश में दल बदलने की दौड़ शुरू हो चुकी है। कई मंत्री और विधायक भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। आज 3 मंत्री समेत कुल 14 विधायक बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसमें कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, माधुरी वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, आर.के. शर्मा, बाला अवस्थी, ये वो तमाम नाम हैं जो आज बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रियों का इस्तीफा रणनीति के तहत हो रहा है। कौन किस दिन इस्तीफा देगा ये पहले ही तय हो गया था। साथ ही दावा किया कि कुछ और भी लोग उनकी तरह बीजेपी छोड़ने वाले हैं। आपके साथ क्या और भी मंत्री हैं जो अभी और जा सकते हैं? हाँ, अभी और संख्या है, आप गिनते रहिएगा बारी बारी इसी तरह। नंबर बता सकते हैं? नंबर के दावे बहुत किए जा रहे हैं। एक रोज करेगा। अच्छा, 2 एक दिन में नहीं करेगा, एक रोज करेगा। आज तीसरा दिन है, तीसरे मंत्री ने क्या, कल को एक और करने वाला है सुबह ही। तो आपने तो मना किया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वजह रही? क्या मनाने में? क्या मैं ये कहता कि हाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी जब आपने इस्तीफे की बात कही, उसके बाद सबके डे फिक्स हो गए हैं, कौन किस दिन देगा, कौन किस दिन देगा। मेरा आज का डे फिक्स था तो मैंने आज दिया। आज तक रोकने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को रोकना था। तो आपके साथ और कौन से जो मंत्री हैं जिनसे क्या बात क्या हुई आपके? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मंत्री काफ़ी आने वाले हैं। विधायक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से आज बैकफुट पे है, मनाने पर लगी हुई है। विधायकों को मनाने पर लगी हुई है। जिन विधायकों के टिकट कट रहे थे उन्हें वापस करने पर लगी हुई है। और बीजेपी के सहयोगी दल से भी 2 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर आ रही है। अपना दल के विधायक अमर सिंह चौधरी सिद्धार्थनगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि दल बदल की राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने चरम सीमा पर है, जहां पर बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी छोड़कर नाराजगी के कारण अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। 3 मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और साथ साथ कई विधायक समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं। वहीं महान दल के
अध्यक्ष केशन देव मौर्य ने बीजेपी छोड़ रहे बड़े नेताओं को मौसमी विज्ञानी बताया है और कहा कि उन्हें पता होता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। ये लोग मंत्री बने बिना नहीं रह सकते। चुनाव के आसपास ये बड़े नेता दूसरे दलों के ये मौसम विज्ञानी की तरह होते हैं और इन्हें पता होता किसकी सरकार बनने वाली होती है। ये मंत्री बिना बने रह नहीं सकते। तो ये दल बदल इसलिए करते हैं कि अब उन्हें पता है कि गांव में बड़ा विरोध है, जनता डंडे लेके बैठी है, तो लोग उससे उबे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी छोड़कर जाने वालों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके पार्टी छोड़ने वालों पर हमला किया और कहा कि ओबीसी समुदाय को बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों में सिर्फ परिवार का भला होता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना भाजपा में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला। हमारे लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान है। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान होता है। कल्याण सिंह जी से बड़ा ओबीसी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा है और न रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि वो जब उन्होंने मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था तो उनके पास भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। सबसे बड़ा देश का ओबीसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है, और उन्होंने अपने जो तार हैं सब ओबीसी और दलित समाज के साथ जोड़े हैं, किसानों और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जोड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि कुछ लोगों के बीजेपी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। सर्वे इनके खिलाफ था, इनकी टिकट कटने की संभावना थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही लोग रिजाइन कर रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ जहाँ से विधायक थे वहाँ की जनता ने इनके खिलाफ थी और इन विधायकों के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसिंग था कि वोट थी और इसलिए वो जानते थे कि नहीं जीतेंगे। और ये जो है जो एक सर्वे होता उस सर्वे में भी इनके खिलाफ आया और इनको भी पता चल गया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए बीजेपी को छोड़ करके ये गए हैं क्योंकि इनके टिकट भी कटने की संभावना थी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के लिए गठबंधन के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। इसमें पहले चरण की 27 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है, वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में नाहिद हसन का भी नाम है। नाहिद को कैराना से उम्मीदवार बनाया गया है, वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं। नाहिद के नाम पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नाहिद ने ही कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था। बीजेपी ने कैराना से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर सवाल उठाए हैं। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया कि हिस्ट्री शीटर को सपा ने बनाया अपना प्रत्याशी, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 1। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सियासी दल जी जान से जुटे हुए हैं। सपा और आरएलडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में सपा के 10 और आरएलडी के 19 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने 125 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसमें 50 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को 172 सीटों पर मंथन किया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। खुद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के खासम खास और पाकिस्तान के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने इशारों में कबूला है कि पाकिस्तान दूसरों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। वो चाहकर भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर दूसरे देशों का इतना कर्ज है कि वो अपनी आर्थिक नीतियां तय ही नहीं कर पाता।
और जब उसके पास अपने आर्थिक फैसले करने की ही आजादी नहीं है तो विदेश नीति को वो क्या तय करेगा? पाकिस्तान के एनएसए ने कहा कि उनके पास अपनी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो उसे दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। पाकिस्तान के एनएसए ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है, चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दे देकर उसे अपने एहसानों के बोझ तले इतनी बुरी तरह दबा दिया है कि वो सिर ही नहीं उठा पा रहा। वैसे तो पाकिस्तान की हालत बहुत पहले से खराब थी, लेकिन 2013 में उसने चीन की गोद में बैठने का ऐसा फैसला किया कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो फैसला था CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पाकिस्तान को लगा कि उसकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। चीन का CPEC कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ऐसा जाल है जो चीन के शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया। अब हालात ऐसे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व अध्यक्ष ने सरेआम कह दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान 50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा है। उस पर UAE, सऊदी अरब समेत दूसरे मुल्कों का इतना कर्ज है कि उससे उतारे नहीं उतर रहा। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान ने चीन से $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। किस लिए? अपने यहां व्यापार को तवज्जो देने के लिए। मगर व्यापार तो खाक बढ़ा, पाकिस्तान ने वो पैसा सऊदी अरब से लिया कर्ज उतारने और दूसरे काम में खर्च कर दिया, और फिर चीन को 2600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ रुपए का ब्याज अलग चुकाया। चीन से लिया पैसा तो पाकिस्तान ने दूसरे देशों का कर्ज निपटाने में खर्च किया, लेकिन अब चीन से उधार लिया पैसा लौटाने में उसे नानी याद आ रही। पिछले साल तो उसने चीन का कर्ज उतारने के लिए 1 साल का वक्त तक मांग लिया था, और अब वो मदद के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है। सिर्फ दिवालियापन नहीं है, पाकिस्तान की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। वो चीन के कर्ज के दलदल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि जितना उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। चीन के इस कर्ज जाल का पाकिस्तान तो सिर्फ एक भुक्तभोगी है। भारत के दूसरे पड़ोसी श्रीलंका, जिसकी बात अभी रवि कर रहे थे, उसको तो चीन ने घुटनों पर लाकर रख दिया है। श्रीलंका ने चीन से $500 करोड़ से भी ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है, वो भी काफी ज्यादा ब्याज दर पर। वही उससे चुकानी है, और उसने पिछले साल एक बार फिर चीन से $100 करोड़ का कर्ज उठा लिया। अब हाल यह है कि श्रीलंका दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका है। वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट भरने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एक श्रीलंकाई रुपया भारत के 36 पैसे के बराबर है, और श्रीलंका में मिर्च की कीमत श्रीलंकाई रुपए में 710 किलो पहुंच चुकी है, 710 रुपए किलो पहुंच चुकी है। टमाटर वहां 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, गाजर भी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, भिंडी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, कच्चा केला 120 श्रीलंकाई रुपए किलो बिक रहा है। इसी वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्ष ने अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगा दी। मतलब यह कि वहां खाने पीने की चीजों की कीमत सरकार खुद तय करेगी, और तो और लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए सेना को काम पर लगा दिया गया है। चीन के कर्ज ने श्रीलंका की पहले ही कमर तोड़ी हुई थी, और उस पर कोरोना ने पर्यटन के भरोसे चलने वाली श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बैठा दिया। लेकिन चीन इसे कर्जा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कहता है, निवेश। वो दावा करता है कि वो विकासशील देशों को आर्थिक मदद देकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, लेकिन मदद की आड़ में चीन कर्ज का ऐसा चक्रव्यूह रच देता है कि उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। चीन का दिया कर्ज दूसरे देशों को इतना महंगा पड़ता है कि पूरा का पूरा देश ही एक तरह से चीन का गुलाम बन जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक महिला दुकानदार से खुद को थप्पड़ मरवाए। खबर है कि एक दिन पहले प्रशासन ने वहां की सब्जी मंडी को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की थी, जिस पर वहां के दुकानदार काफी नाराज थे। और इसकी जानकारी मिलते ही प्रद्युमन सिंह तोमर उनका गुस्सा शांत कराने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां एक महिला से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कह दिया। तेरा पिटाई तो कर ले। अरे पिटाई कर ले पहले। राज्य के मंत्री के इस आदेश पर वो महिला संकोच में पड़ गई। हालांकि प्रद्युमन सिंह तोमर ने उससे अपनी बात मनवा ही ली। सुन तो ले, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदारों की पूरी मदद का भरोसा भी दिया। पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं इत्मीनान से। सरकार के मंत्री से मिले इस भरोसे के बाद गुस्साए दुकानदार शांत हो गए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कास्कर मुंबई पुलिस के हाथ से निकल गया। असल में सोहेल कास्कर को 2014 में अमेरिकी एजेंसियों ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, और 2018 में वहां की अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और भारत की जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश में जुट गई थी।
बताया गया कि लंबे वक्त तक मुंबई पुलिस अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में थी और सोहेल कास्कर के गुनाहों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी थी। तभी एक दिन मुंबई पुलिस को एक इंटरसेप्ट में सोहेल कास्कर की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तुरंत अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क किया गया। फिर पता चला कि अमेरिका में दाऊद इब्राहिम के भतीजे सोहेल कास्कर की सजा खत्म हो चुकी थी और वो अमेरिका से निकलकर दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत जिलों के सभी मौजूदा विधायकों को बीजेपी फिर से टिकट देने जा रही है, यानी कि इन जिलों के किसी भी मौजूदा विधायक का टिकट नहीं कटेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर इसमें शामिल किए गए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी टिकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर 3 जिलों के एमएलए का टिकट नहीं कटेगा। और ये जिले हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत जिलों के। इन सभी मौजूदा विधायकों को बीजेपी फिर से एक बार टिकट देने जा रही है, यानी इन जिलों के किसी भी मौजूदा विधायक का टिकट नहीं कटने वाला है। सूत्रों के हवाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यूपी चुनाव पर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने कई उम्मीदवारों की टिकट काट दी है। इनमें नौगावा सादात विधानसभा सीट से विधायक संगीता चौहान भी हैं। वो योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी हैं। इनके अलावा गढ़ मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक और आगरा की खैरागढ़ विधानसभा से विधायक महेश गोयल की भी टिकट कट गई है। बीजेपी के कुछ विधायकों की टिकट कटी। चेतन चौहान की पत्नी को टिकट नहीं मिला। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि गढ़ मुक्तेश्वर में उम्मीदवार बदलेगा और खैरगढ़ के विधायक को भी अब टिकट नहीं मिलने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरेंगे, तो दिनेश शर्मा लखनऊ से उम्मीदवार होंगे। यानी साफ है बीजेपी अपने सभी कद्दावर नेताओं को चुनावी रण में उतार रही है ताकि इसका सीधा मैसेज जनता के बीच जाए। तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या के विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और लखनऊ विधानसभा से दिनेश शर्मा के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट पर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उन्होंने ये दावा भी किया कि यूपी में इस बार बीजेपी को 2017 से भी ज्यादा बड़ी जीत मिलेगी। दिल्ली मुख्यालय में हुई इस बैठक में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। इसके साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश में इसका अच्छा मैसेज जाएगा। साथ ही विरोधियों पर तंज किया कि वो अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। कहा कि देश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा, मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं मतलब उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा। और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज
जप लेंगे, लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे। और अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने की खबर से संत समाज और रामनगरी के लोग खुश हैं। संतों का कहना था कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से ये मांग की थी, साथ ही कहा कि इसका असर पूरे प्रदेश की सीटों पर पड़ेगा। हम लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ें, और इसको लेकर के मैं तो स्वयं जो है कई बार प्रधानमंत्री गृह मंत्री को हमने पत्र भेजा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये जैसे सुनने को मिला तो ये एकदम ऐसा खुशी का ऐसा आ गई, और पूरे अयोध्या में एक उत्सव का माहौल हो गया है। साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासी बेहद खुश हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक 3D फिल्म जारी की है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया है कि कैसे बनने के बाद भव्य राम मंदिर दिखेगा, किस तरह की नक्काशी होगी, कैसे क्या होगा। तो ये वीडियो जो जारी किया गया है श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से, वो आप देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि शुरू से लेकर अंत तक किस तरीके से पूरा का पूरा मंदिर परिसर बनकर तैयार होगा, नक्काशी कैसी होगी, आखिर मंदिर दिखेगा कैसा, किन रास्तों से जुड़ते हुए मंदिर तक पहुंचने का, मंदिर परिसर तक पहुंचने का मार्ग बनेगा। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक ट्रक के हादसे का शिकार होने के बाद उसमें लदी मछलियां खेत में जा गिरीं, जिन्हें लूटने की लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि वो ट्रक पश्चिम बंगाल से मछलियां लेकर धनबाद पहुंचा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो पलट गया, जिससे हुआ कुछ यूं कि उसमें लदी मछलियां सड़क किनारे मौजूद खेत में गिर गईं। जैसे ही ये खबर इलाके के लोगों तक पहुंची, वो उन्हें लूटने के लिए दौड़ पड़े। जिसे जितनी मिली उसने उतनी उठा ली। किसी ने थैले में तो कोई ज्यादा मछलियां लूटने के लिए बोरा ही उठा लाया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को वहां से भगाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि उसका ड्राइवर हादसे के बाद वहां से भाग निकला। स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी से इस्तीफा देने वाले 14 विधायक और मंत्री आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। हिंदू समाज में जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद आज से देश भर में एक अभियान शुरू करेगी, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे गए। इस हमले में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। यहाँ के जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कल शाम 5 बजे के आसपास बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब की बताई जा रही थी, इसलिए नुकसान उतना नहीं हुआ। एक्सीडेंट के बाद डिब्बे बिखर गए, जिससे ट्रेन रूट पर भी असर पड़ा और कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा, जबकि घायलों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अस्पतालों के लिए रवाना कर दी गई। वहीं एनडीआरएफ की टीमों को घटनास्थल पर राहत और बचाव के लिए भेजा गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में ये घटना होती है, जहां पर ट्रेन पूरी तरीके से डिरेल हो जाती है, पटरी से वो पलट जाती है, जिसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। वहां पर तुरंत एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया। रेल कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई और तुरंत तमाम रेल कर्मचारी वहां पर मौके पर पहुंचे। फिलहाल 8 लोगों की मौत की खबर है। 42 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और स्थानीय अस्पताल में उनको भर्ती भी करवा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ये रेल हादसा हुआ। खुद रेल मंत्री इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। हम पूरे हादसे को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगा उसके बाद आगे के जो 4 डिब्बे हैं वो पूरी तरीके से किस तरीके से बेपटरी हो जाते हैं। तस्वीर आपके सामने है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा का पूरा जलपाईगुड़ी में जो रेल हादसा हुआ कैसे। हम जयपुर से हैं, कुचबिहार जा रहे थे। अच्छा, तो आप क्या देखा आपने? अचानक से गाड़ी ब्रेक मारे और सुबह गाड़ी पटरी से नीचे उतर गए और उसके बाद सारे सामान टूट के एक के ऊपर एक गिरने लगे। वो अंदर आदमी बहुत सारे फंस गए
और वो हाथ तो दो मर भी गया, किसी का हाथ पैर टूट गया वहाँ पर अंदर। मदद के लिए लोग आए तो मदद कर रहे हैं अभी। अच्छा, बहुत लोग घायल हुए हैं। बहुत सारे लोग घायल हो गए, जो आगे के जितनी भी बोगी है सब पीछे एक के साथ एक, तो नीचे सारे लोग दब गए अंदर, तो उनको बाहर निकलने के लिए लोग मदद कर रहे हैं अभी। S12 में था, उधर अचानक झटका लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बोंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी को 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। एक्सीडेंट जो है, हम S1 में थे, हमारा डिब्बा तो बच गया है, बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागा दौड़ी हो गया है, तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 10 डिब्बा गिरा हुआ था और बाकी हालत खराब था। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। वहां से वो स्पेशल ट्रेन से सुबह घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। बहुत ही ट्रैजिक दुर्घटना है, तुरंत रेस्क्यू एफर्ट्स हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कंप्लीट इसकी रेस्क्यू ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग की है। मैं अभी एक्सीडेंट साइट के लिए निकल रहा हूँ। ऑलरेडी साइट पे एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीम और ART जो होती है वो, प्लस जनरल मैनेजर ने जो एक्सग्रेशिया रिलीफ होता है वो भी अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पैसेंजर्स के प्रति जो हमारी ड्यूटी है वो निभाएं। तो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में ये बड़ा रेल हादसा हो जाता है, जिसके बाद से वहां पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। तमाम स्थानीय लोग भी NDRF की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल शाम 5 बजे के आसपास ये बड़ा रेल हादसा हो जाता है। देखिए, 2 चीजें यहाँ पर हुई। जो 4 डिब्बे, शुरुआती 4 डिब्बे थे, वो पूरी तरीके से पलट गए। पलटना और डिरेल होना, यानी कि, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे पर जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से पूरा का पूरा हादसा हुआ था। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया था और उसकी वजह से पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो बेपटरी हो जाती है, डिरेल हो जाती है, जिसके बाद शुरुआती 4 डिब्बे जो हैं वो पूरी तरह से पलट जाते हैं। तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके का यह हादसा हुआ होगा, अंदाजा इन विजुअल्स के जरिए, इन दृश्यों के जरिए आप लगा सकते हैं। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ, जहां पर बीकानेर से ये ट्रेन चली आ रही थी और गुवाहाटी इसको जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब ये रुक ठहरी तब जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अचानक ब्रेक क्यों लगाना पड़ा, ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस हादसे को लेकर उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दे दिया गया है। यानी कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाने की नौबत आई थी। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बात भी की और इस बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना की स्थिति की जानकारी ली। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायल हुए लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। और इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मृतकों के परिवार को 5 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख और दूसरे घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोरोना हो गया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन और देवास में मकर संक्रांति के मौके पर नदी किनारे होने वाले स्नान और मेले पर रोक लगा दी गई। कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल सरकार 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगा रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के श्रीकांत समेत 7 भारतीय खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद ये सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सियासत तेज हो गई। पहले कहा जा रहा था केजरीवाल जल्द ही भगवंत मान के नाम का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने से पहले जनता से पूछेंगे। ये ऐलान करते समय उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि खुद भगवंत मान ऐसा चाहते हैं। कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। आम आदमी पार्टी ने जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया, लेकिन बीजेपी ने उसकी नीयत पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि ये सब भगवंत मान को साइडलाइन करने के लिए हो रहा है। फोन की राय किसने सुनी, किसने देखी, किसने करी, ना कोई और चेहरा ना कोई बात, बस एक ही पर्पस है, भगवंत मान का पत्ता काटने का रास्ता है। तालों के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ में एक बुजुर्ग कारीगर ने 400 किलो का एक ताला बनाया। इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है। दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। अब ये कारीगर इस ताले को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सौंपना चाहते हैं। तो ये हम इस ताले को राम मंदिर के लिए भेंट करना, अपनी हार्दिक इच्छा के अनुसार इसको हम भेंट कर रहे हैं।